के बारे में। सेल क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोग 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो वोल्टाइक सेल्स के बारे में। वही सेल है जो कि आप यहाँ सर्किट में कनेक्ट करते हो। तो सेल्स में आप किस तरीके से इसका सिंबल बनाते हो। सेल का अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ी वर्टिकल लाइन होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अभी तक आप इतना ही जानते थे। इसमें एक टर्म और जुड़ जाता है, इस केमिकल का रेजिस्टेंस। जो सेल के अंदर केमिकल है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद इसमें टर्म होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर एक टर्म इसमें डिफाइन होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ये क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और EMF of a cell is the potential difference between terminal or electrode of cell when no current is being drawn from cell। जब सेल आप खरीद के लाते हो तो उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। उसी तरीके से एक और टर्म होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, हम जब इससे करंट नहीं ले रहे हैं उस समय जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम EMF कहते हैं। जब सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किए हो उस समय जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। और जब करंट ले रहे हो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो देखिए, इन सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बीच में रिलेशन होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF में रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम सेल। अगर सेल से ही आप करंट ले रहे हो तो देखो, सेल से जब भी आप करंट लोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से पुल करता है, इधर पुश करता है, तो करंट फ्लो करती है। रियली ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा थ्रू आउट कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्शियली जनरेट हो जाएगा, पार्टली हर एक लेंथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा जो कि फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पर, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इधर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे इस डायरेक्शन में, जो कि इस इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो पुल होके यहाँ आएगा, और अंदर आयंस मूव करेंगे और बाहर फिर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। यहाँ से पुश कर देगा एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से इन द सर्किट, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। अगर इससे मान लीजिए हम करंट ले रहे हैं, अगर करंट इससे ले रहे हैं और टर्मिनल का पोटेंशियल मान लीजिए इसके थ्रू कोई रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट में जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर I करंट फ्लो कर रही है तो आप अभी मैंने बताया था, अगर मान लो कि ये पॉइंट है A सर्किट में, ये भी, तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ वोल्टमीटर अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो ये रीड करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर इस सेल का, तब जब इससे करंट नहीं ले रहे थे उस समय EMF E है,
तो आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो। अगर इस सर्किट में मूव करो फ्रॉम डी टू डी, तो जाहिर सी बात है इधर पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, है कि नहीं। तो VA देखो, अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाऊं तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट या 8 वोल्ट का ड्रॉप मिला, तो और करंट इधर में कैसे फ्लो करेगी, इस तरीके से ऐसे करंट फ्लो करेगी। तो जरा देखो, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैं मूव करूँ इस सर्किट में, तो इसका पोटेंशियल होगा VA और यहाँ हमें ड्रॉप मिलेगा E के बराबर, ठीक। और यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से अगर गुजरो तो आपको यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, सॉरी यहाँ पोटेंशियल कम होगा, इधर पोटेंशियल कम होगा, इधर ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है वहां भी आपको करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस से आप गुजर रहे हैं तो आपको पोटेंशियल गेन मिलता है। तो करंट इसमें कैसे जाएगी, इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ऐसे जाएगी और इसमें करंट ऐसे जाएगी। तो इधर मूव करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप मिलेगा, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू अगर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, प्लस I टाइम्स स्मॉल r बाय ओम्स लॉ, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I टाइम्स इसका रेजिस्टेंस I टाइम्स r, I इक्वल्स टू क्या मिलेगा, VB। तो यहाँ से VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ये क्या हो जाएगा, E माइनस I टाइम्स r, होगा कि नहीं। देखिए तो ये रिलेशन आ गया, इस सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसको मैं V लिखूं तो ये क्या रिलेशन मिल गया, E माइनस I into R। When current is being drawn from the cell, then terminal potential difference between the ends of cell is equals to E minus IR, मतलब EMF से कम होगा टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन सेल, इसके केमिकल का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। आप देखो, आप ये 10th में नहीं पढ़े थे कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते थे, लेकिन यहाँ कंसीडर होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये जो मैं किया हूँ ये मैं किरचॉफ लॉ में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब पहले ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये रिलेशन आपको हमें समझाना था। यहाँ से एक और रिलेशन मिलेगा, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है तो ये इस टर्मिनल पोटेंशियल को I टाइम्स R में लिख सकते हो, और क्या होगा, I टाइम्स R। तो यहाँ से I टाइम्स R अगर मैं पुट करूँ, I टाइम्स R इक्वल्स टू E माइनस I टाइम्स स्मॉल r। तो यहाँ करंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो सर्किट में, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, I टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू E। तो I इक्वल्स टू करंट की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, E अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी इनसाइड सर्किट in terms of EMF of the cell and internal resistance and external resistance, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू हो गई, ये रिलेशन हो गया EMF और। तो याद रखिए जब करंट हम देंगे सेल से तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस I टाइम्स स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ E एंड B, ठीक है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब हम पोटेंशियोमीटर बढ़ाएंगे। अब दूसरा केस, दूसरा केस हो जाएगा व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल, अगर सेल को ही चार्ज कर रहे हो, चार्जेबल बैटरी नहीं होती है, तो जब आप सेल को ही चार्ज कर रहे हो, when cell is being charged,
वही चार्ज हो रहा हो तब क्या होगा, अगर सेल को ही हम चार्ज अगर कर रहे हैं तो सेल को आप क्या करोगे, करंट दोगे। तो जब सेल को करंट दोगे तो उस केस में इससे करंट नहीं फ्लो करेगी, इसमें करंट जाएगी इस तरीके से। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसमें करंट जा रही है आई, और फिर से ये टर्मिनल क्या है ए और ये है बी। अब क्या होगा, अगर पार्शियली हम किरचॉफ लॉ को लगाएं, सिंपली किरचॉफ लॉ है क्या, एनर्जी का सम एंड डिफरेंस। जहां पर एनर्जी लॉस हो रही है वहां पर हम लॉस लिख देंगे, और जहां पर गेन हो रही है वहां गेन लिख देंगे। दैट मींस और तरीका ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल अगर मूव कर रहे हो बैटरी के, तो उसके ईएमएफ के बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ठीक है, एनर्जी ड्रॉप मिलेगी। तो यहाँ ए पर ए का पोटेंशियल अगर मैं मान लूँ कि ये है तो माइनस ई ड्रॉप होगा, और फिर करंट किधर जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जिधर हम मूव कर रहे हैं, तो आई टाइम्स आर के बराबर क्या होगा, ड्रॉप, ठीक। और फिर आप पहुंच गए बी पॉइंट पर, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस आई आर। तो ये आप याद रखेंगे कि जब करंट ली जाएगी, अगर करंट ले रहा है कोई सेल, उसको चार्ज किया जा रहा है, तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ से ज़्यादा होगा, ठीक है, ई प्लस आई आर होगा। और जब उसी से करंट आप ले रहे हो उसी सेल से, तो उस समय टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ से कम होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये 10th में भी आप पढ़े हो, और मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो इसको इसी में मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी रेजिस्टेंस है उसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रही है, तो जाहिर सी बात है करंट तभी फ्लो करेगी जब किसी सोर्स से आप कनेक्ट करोगे, तो वो सोर्स उस रजिस्टर में, उस रेजिस्टेंस में करंट मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। अब वो जितना वर्क करता है वही एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रियली जो रेजिस्टेंस है आइदर लाइट के फॉर्म में, या फिजिकल मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में, या हीट प्रोड्यूस के फॉर्म में वर्क करता है या कंज्यूम करता है उस एनर्जी को। तो अगर किसी अप्लायंस की एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट अप्लायंस। अब ये कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी अप्लायंस उतनी ही एनर्जी खर्च कर सकता है जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड किया जाए। तो जरा देखिए, दो तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन आप कर सकते हो। वर्क डन बाय सोर्स in maintaining given current inside circuit for a given time period is called electrical energy या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड टू द सर्किट। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना वो वर्क करेगा इन मेंटेनिंग एनी करेंट थ्रू द सर्किट, वही क्या हम बोलेंगे कि दैट एनर्जी इज डेसिपेटेड बाय सोर्स टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। और वो जो करंट मेंटेन होगी उसमें जितना एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे दैट इज एनर्जी डेसिपेटेड टू दैट अप्लायंस बाय द सोर्स। तो हमें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी सर्किट फाइंड करना है तो हमें ये फाइंड करना होगा कि जो सोर्स है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड किया उस सर्किट को, उतना ही वो खर्च करेगा। पिताजी 5 रुपया देंगे तो कितना खर्च करोगे, 5 रुपये।
तो अगर मान लीजिए कोई बैटरी है किसी सर्किट से कनेक्टेड है और उसमें आई करंट, वो सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ भी है, सब जोड़ जाड़ के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी, इसका ईएमएफ ई है या टर्मिनल का पोटेंशियल ई है, ये आई करंट मेंटेन की इस सर्किट के थ्रू फॉर टी टाइम। तो अगर टी टाइम के लिए आई करंट इसने फ्लो किया तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज भी इसने फ्लो किया होगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेट किया है इसके टर्मिनल के बीच में, उसके थ्रू करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा, अगर मान लीजिए dt टाइम के लिए इसने इस सर्किट के थ्रू फ्लो किया चार्ज, तो ये बताइए कि वर्क डन कितना होगा। तो आप कहेंगे कि वर्क डन बाय बैटरी विल बी v dq। अगर dq चार्ज उसने सेंड किया फॉर मेंटेनिंग आई करंट फॉर dt टाइम, देन वर्क डन बाय सोर्स विल बी v dq। अब इस dq की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i dt आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि i इक्वल्स टू क्या होता है dq बाय dt। तो dq इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं i dt। तो यहाँ से अगर पुट कर दें, अच्छा ये वर्क डन वेरी स्मॉल होगा, तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v i dt। ठीक, तो I करंट ये कांस्टेंट करंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को फ्रॉम 0 टू w इक्वल्स टू ये v इनटू i इनटू क्या हो जाएगा d। इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से t। अगर t टाइम तक इसमें क्या किया, मेंटेन किया करंट को in this circuit having resistance R, then the energy consumed by this circuit is equal to the work done by battery in maintaining I current during the time t through this circuit। तो वर्क डन अगर पूरा कैलकुलेट कर दे तो हमें कितना मिलेगा v into I into t। अब ओम्स लॉ लगा के इससे कई फार्मूले आप बना सकते हो। एक तो आप v को रिप्लेस कर दो I टाइम्स R से, तो ये क्या मिल जाएगा, यही वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। पहले तो एनर्जी डेसिपेटेड टू द सर्किट बाय द सोर्स इज इक्वल्स टू VIT। अगर वोल्टेज आपको मालूम है, करंट मालूम है और टाइम मालूम है, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कितना एनर्जी उसने प्रोवाइड किया। अगर इसी को हम ओम्स लॉ लगा के v इक्वल्स टू I टाइम्स R यूज करते हैं, तो यहाँ E इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू क्या हो जाएगा t। ये नेक्स्ट फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आप I को v और R के टर्म में लिख लीजिए, तो E इक्वल्स टू आपको मिलेगा v स्क्वायर अपॉन R इंटू t। ये थर्ड फार्मूला। तो ये तीन फार्मूले होते हैं, और एक तो ये है कि v टाइम्स q। अगर q चार्ज आपको मालूम है कि q चार्ज पास किया फॉर मेंटेनिंग दिस करंट इन टाइम t, then you can also use v times q is the work done by battery। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है that is इलेक्ट्रिक पावर। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन by source per unit time in maintaining any current for a given time interval through a circuit, या energy consumed by circuit per unit time is called electric power। इलेक्ट्रिक पावर ये क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यही है डेफिनेशन। तो एनर्जी कंजप्शन का आपने पहला फार्मूला पढ़ा VI into T, दूसरा फार्मूला पढ़ा I स्क्वायर R into T, तीसरा फार्मूला पढ़ा आपने V स्क्वायर बाई R into T। एक और है V टाइम्स Q। अब देखिए तो पावर कैसे डिफाइन हो रहा है, पावर इक्वल
इक्वल्स टू वर्क डन बाई टी आर, ई बाई क्या हो जाएगा टी। तो यहाँ से ई, हर एक ई के ई में टी से अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा पहला फार्मूला पावर का, पावर को टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं बी इंटू आई। दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा हमें आई स्क्वायर आर, और तीसरा फार्मूला क्या मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तीसरा फार्मूला क्या मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फार्मूले पावर के लिए हो जाते हैं एनर्जी के एक फार्मूले पे, और यहाँ से हमें एक ये भी रिलेशन मिल गया P इक्वल्स टू ई बाई टी। तो E इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा E इक्वल्स टू पी इंटू टी। ये दूसरा जो फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी, इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये कहा जाता है कि आर रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आई करंट फ्लो कर रही है फॉर अ टाइम टी, देन द हीट प्रोड्यूस थ्रू दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी व्हेन इट इज अ प्योरली हीटिंग रजिस्टर। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट एवर बी द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, देन the energy which is converted into heat will be I square RT। सबसे पहले इसको डिराइव किया था जूल्स ने, इसलिए उनके नाम पर ये कहा जाता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ से आपके घर में जैसे यूनिट आप मेजर करते हो, आपका मीटर चलता है, ये बहुत काम की बात है, सबको सुनना चाहिए। सब लोग अपना यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि घर में जो मीटर चल रहा है वो खराब है कि सही है। आप यहाँ कैलकुलेट करके बता सकते हो, मैच कर लो। आपको सर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका कौन सा अप्लायंस ऑन एवरेज कितने घंटे चलता है। तो आप महीने भर की बिजली खपत आप कैलकुलेट कर लोगे, अपने मीटर की रीडिंग मिला लोगे और बता सकते हो कि तुम्हारा आपका मीटर खराब है कि सही चल रहा है। वो कैसे? तो ये जो फार्मूला है इक्वल्स टू पी इंटू टी। इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी की हर जगह यूनिट जूल ही होती है, यहाँ भी जूल होगी। और इसमें पावर की यूनिट वाट आप पढ़े थे 9th क्लास में, वही वाट इसकी यूनिट है। बाकी और भी यूनिट जो आप सब यूनिट्स पढ़े थे, हार्स पावर 746 वाट और किलो वाट दैट इज 1000 वाट, और वो सारी यूनिट भी यहाँ यूज होगी इलेक्ट्रिकल पावर के पावर में भी। और यहाँ पर E इक्वल्स टू पी इंटू टी का अगर इस फार्मूले को यूज करना है, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि कई जैसे मान लीजिए फैन है आपके यहाँ, 4 फैन है, 2-2 घंटे रोज चलते हैं या 10 घंटे चलते हैं, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम दे दिया गया, पावर दे दिया गया, मान लीजिए 60 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो आप P की वैल्यू क्या लिख दोगे 60 वाट, और T कितना है 10 आवर। ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड मान लीजिए 10 घंटे पर डे ये चलता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो E इक्वल्स टू पी इंटू टी 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर। अब ये देखिए ये वाट में है, तो आएगा ये 600 वाट आवर। लेकिन ये तो एक दिन का होगा, 30 डेज का अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये हो गया 600 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 18,000। तो इतना वाट आवर आया। अगर इसको आप किलो वाट आवर में आपको चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 18,000 अपॉन 1000 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। दिस इज कॉल्ड किलो वाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को 1 यूनिट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है 1 यूनिट। तो इतने यूनिट आ गया कितना 18 यूनिट, मतलब केवल बल्ब में जो 60 वाट का है वो कितना खर्च हो रहा है पर मंथ आपका 18 यूनिट। ऐसे और भी अप्लायंसेस अगर दिए हैं उनकी पावर रेटिंग दिया है, पावर रेटिंग मतलब वोल्टेज और पावर दोनों दिया गया रहता है कि उतने वोल्ट पर अगर चलेगा, जैसे बल्ब पे लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट,
इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर इस अप्लायंस को हम यूज करेंगे तो 100 जूल पर सेकेंड ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ये अगर हमने कैलकुलेट कर लिया यूनिट्स, एक जैसे बल्ब का अगर ये इस तरह के 10 बल्ब लगे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 4 पंखे लगे हैं 40-40 वाट के, वो कितने घंटे चलते हैं कैलकुलेट कर लो, पूरे घर का आप सम करके उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लो तो वही क्या हो जाएगा, उतना यूनिट आपके घर में बिजली कंज्यूम हुई। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं इस पर कराऊंगा अगले वीडियो में।